Welcome back to Panisha Tutor। तो दोस्तों टुडे वील टॉक अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको याद है कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भारत का संविधान किस तरह बना, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और किस तरह से अलग अलग कमिटीज ने अपना काम किया और दुनिया के सबसे बड़े संविधान को बनाया। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे संविधान की खास बातें क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हम लोगों का है। जब शुरू में यह संविधान बना था तो उस वक्त इस संविधान में एक प्रीएम्बल, 22 पार्ट जिसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो इस संविधान में कई बदलाव भी किए गए हैं, कई अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो आज के जमाने में हमारे संविधान में एक प्रीएम्बल है, टोटल 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। और अगर आप आर्टिकल की बात करें तो आप देखेंगे कि कई जगह लिखा होता है कि आर्टिकल 470 है, कई जगह लिखा होता है आर्टिकल 395 है। तो मैं आपको बता दूं, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, आज टोटल आर्टिकल्स की संख्या हो जाएगी 470 के लगभग। तो सबसे पहली चीज हमने डिस्कस कर ली है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये वजह क्या है? यह सवाल पूछा जाता है कि इतने बड़े संविधान की जरूरत क्या थी या फिर इतना बड़ा संविधान बना क्यों? तो इसके पीछे कुछ वजह है दोस्तों। सबसे पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर से मेरा मतलब है हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। इसमें जगह जगह आपको अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी नजर आती है। हर राज्य में अपना एक कल्चर है, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी है तो संविधान भी बड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसमें हिस्टोरिकल रीजन भी है। देखिए, हमारे देश का संविधान, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद हमने अपना संविधान लिखा और अलग अलग देशों से जो चीजें हमें ठीक लगी हमने अपने संविधान में उन्हें शामिल किया। और एक बड़ा हिस्सा हमने अपने संविधान का लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। उस जमाने में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये एक सबसे बड़ा कानून था। तो एक बड़े कानून से हमने एक बड़ा हिस्सा अपने संविधान में ऐड किया। तो जाहिर सी बात है संविधान जो बनेगा वो भी काफी लेंदी होगा, काफी बड़ा संविधान बनेगा। साथ ही साथ हमारे देश में क्या है कि चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों के लिए एक ही संविधान है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों के लिए उनका अलग संविधान है। हमारा एक ही संविधान है, वही सेंट्रल पर भी लगता है और वही स्टेट्स पर भी लगता है। साथ ही साथ जो संविधान सभा जिसका जिक्र हमने पिछली क्लास में किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादातर लोग वकील थे। अब वकील होंगे तो फिर हर चीज को डिटेल में लिखेंगे, कानून की समझ रखते हैं, हर चीज को इलैबोरेट कर करके लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि संविधान जो होगा उसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हमें समझना है कि इन्हीं सब रीजन से हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना। जो दूसरी खास बात है हमारे संविधान की वो ये है कि संविधान में बहुत सारी चीजें हमने दूसरे देशों से सीखी हैं। मैंने पहले भी बताया है कि 60 देशों का संविधान हमने पढ़ा और जहां जहां से हमें जो जो चीजें ठीक लगी वो हमने अपने संविधान में शामिल की। यहां पर मैं एक बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भारत का संविधान तो कॉपी पेस्ट किया गया है अलग अलग देशों के संविधान से। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे अमेरिका से हमने सीखा फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। पर अगर आप देखें कि अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो भले ही हमने कॉन्सेप्ट वहां से सीखा, लेकिन अपनी जनता के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से हमने उसे एडजस्ट किया। और इसके अलावा बाकी देशों से भी हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सी चीजें आप संविधान में अपनाई। जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने सीखा पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन दी पार्लियामेंट, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप। ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन के संविधान से सीखी। जैसे बाइकैमरलिज्म का मतलब है 2 हाउसेस। आपने देखा है हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये होता है बाइकैमरलिज्म। सिंगल सिटीजनशिप, आपने देखा है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में रहें, आप चाहे हरियाणा में रहिए, आप चाहे यूपी में रहिए, आप चाहे पंजाब में रहिए, लेकिन आप कहलाएंगे भारत के नागरिक। कई मुल्क ऐसे हैं जैसे अमेरिका, जहां पर कि आप देश के भी नागरिक हो और जिस स्टेट में रहते हो आप उस स्टेट के भी नागरिक हो। लेकिन हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप है और यह कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से सीखा। अब अगर यूएस की बात करूं तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीजें हमने अमेरिका के संविधान से सीखी। हम लोग अपने संविधान में अमेंडमेंट करते हैं
तो जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान की एक खास बात है कि दुनिया के बहुत सारे संविधान से हमने कुछ कुछ जरूरी चीजों को इसमें ऐड किया। तो हमारे संविधान की तीसरी खास बात है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। क्या मतलब है इस बात का? देखिए दोस्तों, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट है भी तो उन्हें अपनी पावर्स के लिए सेंटर से पूछना पड़ता है। ऐसे मुल्क कहलाते हैं यूनिटरी कंट्री, या ऐसे देशों में होता है यूनिटरी सिस्टम। पर कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में बराबर पावर या कुछ कम ज्यादा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जैसे अमेरिका। अमेरिका में सेंट्रल लेवल पर जितनी पावर है सरकार को, ऐसे ही अमेरिका के स्टेट्स को भी ज्यादा पावर दी गई है। लेकिन मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में होल एंड सोल पावर जो है, सारी की सारी पावर सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में ही है। पर हमारे संविधान ने चुना दोनों सिस्टम्स को। कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग एक फेडरल सिस्टम की तरह काम करते हैं, एक फेडरल यूनिट की तरह काम करते हैं, और कई जगह हम एक यूनिटरी सिस्टम को भी दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं फेडरल सिस्टम की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि भारत में पावर डिवाइड की गई है। आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, तो राज्यों के पास भी, राज्य सरकारों के पास भी अपनी अपनी पावर है। आपने देखा है सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून पार्लियामेंट बना सकती है, यानी सेंट्रल लेवल। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून स्टेट की असेंबली यानी राज्य की विधानसभा बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर जरूरत पड़ने पर दोनों ही लेवल पर कानून बन सकता है, सेंटर हो या स्टेट। तो यहां पर पावर डिवाइड की गई है। तो ये तो हो गया हमारे देश का एक फेडरल सिस्टम, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि देश में फेडरल सिस्टम है लेकिन देश में यूनिटरी सिस्टम भी है। जैसे कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको पता है अल्टीमेट पावर तो सेंटर के पास है, ज्यादा पावर तो सेंटर के हाथ में ही है। अगर आप सब्जेक्ट्स की भी बात करें तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं जबकि स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, तो ज्यादा सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की पावर भी सेंटर को दी गई है। और अगर कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर दोनों ही, यानी सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना लेते हैं और कोई क्लैश होता है तो पार्लियामेंट का यानी सेंटर का कानून माना जाएगा। साथ ही साथ जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो इमरजेंसी जब लगती है तो राज्यों पर सेंटर का कंट्रोल ज्यादा हो जाता है, तो यह भी एक यूनिटरी फीचर हो गया। साथ ही साथ आपने देखा है कि अलग अलग राज्यों में जो गवर्नर अपॉइंट किया जाता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से अपॉइंट किया जाता है, तो यहां पर भी एक यूनिटरी फीचर देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जिससे पता चलता है कि भारत यूनिटरी भी है, भारत फेडरल है, दोनों ही सिस्टम भारत ने अपना रखे हैं। तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि पार्लियामेंट के पास पावर है संविधान को अमेंड करने की, तो ये यूनिटरी फीचर हुआ या फेडरल फीचर हुआ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान एक गजब का एग्जाम्पल पेश करता है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। मतलब क्या है? देखिए, दुनिया के कुछ संविधान ऐसे हैं जिन्हें अमेंड करना मुश्किल है, जिन्हें अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी, ज्यादा वोट्स की जरूरत होती है, स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत होती है, जैसे कि अमेरिका। तो ऐसा संविधान कहलाता है रिजिड, जो आसानी से बदला ना जा सके। लेकिन एक संविधान ऐसा होता है फ्लेक्सिबल, जिसे आप सिंपल प्रोसीजर से बड़े आसानी से जब चाहे अमेंड कर सकते हैं, जैसे ब्रिटेन। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में संविधान ये दोनों ही फीचर्स दिखाता है। कुछ हिस्से संविधान के ऐसे हैं जिन्हें आप सिंपल प्रोसीजर से, सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं संविधान के जिन्हें अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 वोट्स चाहिए, और यहां पर कई मामलों में तो आपको 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए। अगली जरूरी बात है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सरकारें होती हैं, दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम कहलाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म और दूसरा कहलाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में असली पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में असली पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो हमारे देश ने किस सिस्टम को चुना है? हमारे संविधान में लिखा है कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में रहेगी। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि यहां पर मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसकी सरकार बनती है। एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। नॉमिनल हेड जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति, लेकिन रियल हेड कौन है हमारे देश में? प्राइम मिनिस्टर।
मतलब क्या है, एक कहने की बात है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के हेड माने जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें असलियत में पावर किसके हाथ में है, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। इसीलिए कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड वेयर एज प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। इस सिस्टम में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मींस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करूं, सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं, तो जो भी भारत सरकार है उसकी एक जवाबदेही है पार्लियामेंट के प्रति। सरकार के होने के नाते आपके पास पावर है, तो आप जो भी काम करेंगे आपको पार्लियामेंट में उसका जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ एक खास फीचर हमारे संविधान का है दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दोस्तों मैं अमेरिका की बात करता हूं। अमेरिका में फेडरल जुडिशरी है, मतलब सेंट्रल लेवल पर जो सबसे बड़ा कोर्ट है फेडरल कोर्ट, और एक स्टेट जुडिशरी है स्टेट लेवल पर। स्टेट जुडिशरी विल एनफोर्स ओनली द स्टेट लॉज वेयर एज फेडरल जुडिशरी विल एनफोर्स द फेडरल लॉज। मतलब सेंट्रल लेवल पर जो कानून बने हैं उन्हें एनफोर्स करने का काम फेडरल कोर्ट का है, स्टेट लेवल के कानूनों को देखता है स्टेट का कोर्ट। लेकिन दोस्तों हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहां जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। हाईएस्ट लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और यहां पर जुडिशरी जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों तरह के लॉज को एनफोर्स करती है। यहां पर ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि सेंट्रल लॉज को सेंट्रल जुडिशरी एनफोर्स करेगी या फिर स्टेट लॉज को स्टेट की जुडिशरी एनफोर्स करेगी। यहां पर जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, मतलब जुड़ी हुई है। साथ ही साथ हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट कैसे है? हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जजेस को आप इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। सरकार ना तो जजेस को अपॉइंट कर सकती डायरेक्टली, ना उन्हें हटा सकती है। एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जजेस के रिमूवल के लिए। साथ ही साथ जजेस की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड से आती है। यहां पर पार्लियामेंट के पास कोई राइट नहीं है। साथ ही साथ जजेस की सर्विस कंडीशंस भी बिल्कुल फिक्स्ड हैं। ये इसलिए है दोस्तों ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से अपना काम कर सके और किसी भी तरीके से सरकार के दबाव में ना आए। तो एक बहुत खास पॉइंट जो हमारे संविधान का है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स दुनिया के किसी भी संविधान से कहीं ज्यादा इलैबोरेटिव और एक्सटेंसिव हैं। बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है। तो टोटल हमारे पास आज 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इन फंडामेंटल राइट्स की चर्चा हम आने वाले सेशंस में जरूर करेंगे। साथ ही साथ ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, मतलब समय समय पर इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, आप खुद को जाहिर कर सकते हैं दुनिया के सामने, लेकिन अगर आपकी इस फ्रीडम से किसी और को परेशानी हो रही है, जैसे आप कोई भाषण दे रहे हैं या कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिससे 2 कम्युनिटीज या 2 धर्मों के बीच में दुश्मनी पनप रही है या दुश्मनी बढ़ रही है, आपके इस फंडामेंटल राइट पर रोक लगाई जा सकती है सरकार के द्वारा। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, मींस द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन व्हेनेवर नेसेसरी। अगला पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। दोस्तों आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक बेहतरीन, एक लाजवाब सिद्धांत को अपने संविधान में शामिल किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सिंपल मतलब यह है कि सरकार कोई भी पॉलिसी लेकर आएगी, कोई भी रेगुलेशन बनाएगी या पार्लियामेंट कोई भी नया कानून बनाएगी, तो इन सब के दौरान सरकार को, पार्लियामेंट को याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि कोई भी पॉलिसी या कोई भी कानून जो बना रही है वो जनता के हित में हो, जनता के खिलाफ ना हो। अगला जो जरूरी पॉइंट है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई हैं देश के नागरिकों के लिए। टोटल 11 ड्यूटीज हैं, और जब हमारा संविधान बना था उस वक्त ये फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1976 में और फंडामेंटल ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को ऐड किया पार्ट 4A में। और ये जो ड्यूटीज हैं ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपी नहीं गई हैं, दे आर नॉट जस्टिसिएबल। मतलब अगर आपको लगता है कि एक नागरिक होने के तौर पर आपको अपनी ड्यूटीज निभानी है तो आप जरूर निभाइए, पर कोई जबरदस्ती वाला काम आपके साथ नहीं किया गया है। और एक बहुत ही खास पॉइंट है सेक्युलर स्टेट।
भारत एक सेक्युलर देश है, यह बात भी हमारा संविधान इंश्योर करता है। कैसे? सबसे पहली बात, प्रियम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने फेथ, अपने भगवान की पूजा कर सकता है। जो भी वर्शिप वो करना चाहे, पूजा पाठ करना चाहे, वो कर सकता है। साथ ही साथ सेक्युलर शब्द भारत के संविधान में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से। तो 42वां संविधान संशोधन था, उसने सेक्युलर शब्द को ऐड किया। और सेक्युलर शब्द का मतलब यह है कि भारत के देश का, भारत देश का, भारत की सरकार का अपना कोई रिलीजन या ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा। साथ ही साथ हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव सरकार हमारे साथ नहीं कर सकती। एक खास बात है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जो अगला पॉइंट है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है भारत में जो भी व्यक्ति 18 साल का होगा वो स्टेट असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन में वोट देने लायक है। जाति, धर्म या सेक्स के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब हमारा संविधान बना था उस वक्त वोटिंग एज 21 साल हुआ करती थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूथ को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिलाने के लिए एक संविधान में अमेंडमेंट किया गया था और वो अमेंडमेंट था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, जिसने वोटिंग एज घटाकर 21 से 18 साल कर दी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सारी खास बातें हैं हमारे संविधान को लेकर। अब जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसा ही यहां भी है। इतना शानदार संविधान बनाया गया, उसके बावजूद कुछ कमियां तो हर जगह रह ही जाती हैं, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स उठाए गए हमारे संविधान को लेकर, जैसे कि कई लोगों ने कहा कि इतना बड़ा संविधान बनाने की क्या जरूरत थी, इतना एलिफेंटाइन साइज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आम लोगों के समझ में तो कभी आएगा ही नहीं। दूसरी बात, यह मुद्दा भी उठाया गया कि संविधान में ज्यादातर, संविधान सभा में ज्यादातर लोग जो थे वो वकील थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से संविधान को इतना ज्यादा इलैबोरेट कर दिया, इतना विस्तार से संविधान को लिख दिया कि आम जनता के बस की बात नहीं है आज इस संविधान को समझना। कई लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया कि संविधान तो क्या है, एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे तो आपने दूसरे देशों से उधार मांगा है या दूसरे देशों के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है आपने। जैसा कि मैंने आपको बताया 60 देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद हमारा संविधान बना, तो यह भी एक इल्जाम है। साथ ही साथ कई लोगों का कहना था कि यह एग्जैक्ट रेप्लिका है या कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संविधान का वहां से उठाया गया है, वहां से लिया गया है। तो यह भी इल्जाम लगते हैं। हालांकि आप दोनों पहलुओं को अगर देखें तो एक तरफ अगर ये बातें सच हैं कि इसमें बहुत सारे देशों से हमने कई चीजें कॉपी की, बहुत सारे देशों से हमने चीजों को सीखा, ज्यादातर चीजों को हमने बहुत एलैबोरेट कर दिया जो आम जनता की समझ में इतनी आसानी से नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी सच है कि इतना बड़ा संविधान हमारे देश की जरूरत था, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा ज्योग्राफिकल फैक्टर देख लीजिए आप, सेंटर स्टेट को एक ही संविधान देना था। तो ऐसे बहुत सी वजह थी जहां हमें दुनिया के बहुत सारे संविधानों को पढ़ना पड़ा, बिकॉज एक बेहतरीन संविधान बनाने के लिए आपको बहुत सारे संविधान को पहले स्टडी करना जरूरी था। और इसीलिए आज कहा जाता है कि दुनिया का एक बेहतरीन संविधान भारत का संविधान है, क्योंकि हमने अगर इतने देशों के संविधान को पढ़ा तो उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को ध्यान से देखा और अच्छी चीजों को अपने संविधान में जोड़ लिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा और आने वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। आप कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि किस खास टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लाएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। पीडीएफ नोट्स
और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future.